नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 14 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं एक्सप्लेन पेज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। देखो, फर्स्ट आर्टिकल है लेमन अब की बार इतना महंगा क्यों। जानेंगे इसके पीछे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से नींबू जो है बहुत महंगा बिक रहा है। दूसरा, आर्म फोर्सेस के द्वारा ये डिमांड की गई है, पर्टिकुलरली आर्मी के द्वारा, कि भाई हमें ऐसे ड्रोन्स अवेल कराओ जो कि हम आसानी से जिनको लॉन्च भी कर सकें। ठीक है, उसके बाद में वो लॉन्च करने के बाद में ड्रोन्स हैं वो वेट करें, और वेट करने के बाद में जैसे टारगेट डिटेक्ट हो फिर हिट करें। अगर टारगेट नहीं डिटेक्ट हो रहा है तो उसको हम रीयूज़ कर सके। इस तरीके के ड्रोन्स की डिमांड की जा रही है जिसको बोला जा रहा है काम सिस्टम। समझेंगे पूरा डिटेल में। और फिर ये एक आर्टिकल है जिसमें हम जानेंगे कोविड वैक्सीन अगर हम ले रहे हैं, ऑलमोस्ट सब ने एक एक वैक्सीन तो ले लिया है, ठीक है, जो भी एलिजिबल इंडिविजुअल्स हैं, तो उनको वैक्सीन अपर आर्म में क्यों दिया जाता है। हमारी जो हाथ है, हाथ में जो शोल्डर के पास वाला जो पोर्शन है वहाँ पर ही क्यों दिया जाता है ये वैक्सीन, उसके पीछे का कारण भी समझेंगे। और कलर ब्लाइंडनेस को भी हम समझेंगे, उसके बारे में भी। तो 4 आर्टिकल्स हैं, चारों को भी देखते हैं, बाकी फिर बाद में न्यूज़ पे भी नज़र डाल लेंगे। तो पहली न्यूज़ है नींबू इतना महंगा क्यों। तो बात ऐसी है, पिछले कुछ हफ्तों में नींबू का भाव कुछ ऐसा है कि एक नींबू सिंगल पीस की अगर बात करो, ठीक है, वो 10 से 15 रुपए के हिसाब से बिक रहा था। भाव मैंने बताया था आपको 400-500 रुपए किलो के ऊपर हो गया था, अभी भी 250 रुपए किलो से कम नहीं आ रहा नीचे। ठीक है, तो ऐसे में क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है इतनी ज़्यादा। तो बात ऐसी है कि लेमन ग्रो कैसे किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, वो थोड़ा हम जानते हैं। अगर लेमन की बात करें तो ये ऑर्किड है एक तरीके का ऐसा प्लांट जिसके ऊपर कांटे भी होते हैं, ठीक है, और जिसका लाइफ स्पैन भी थोड़ा लंबा होता है। अब उस जो प्लांट या जो ट्री होता है इसका, इसमें पूरे साल जो है फ्रूट लगते रहते हैं, उन फ्रूट्स को ही हम लेमन बोलते हैं, राइट। तो ओवरऑल अगर देखें तो हमारे देश में लगभग 3.17 लाख हेक्टेयर ऐसी ज़मीन है, इतना बड़ा एरिया है जहाँ पर लेमन की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती है। दूसरा, लेमन ट्री जो है वो 3 बार फ्लावर्स देता है पूरे एक साल में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा लेमन प्रोडक्शन होता है। वहाँ पर जो एरिया है जहाँ पर लेमन की एग्रीकल्चर हो रही है, ठीक है, वो है लगभग 45,000 हेक्टेयर ज़मीन। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है, फिर तमिलनाडु है। ठीक है, इसमें आप देखो लेमन जिसको हम नींबू बोलते हैं, राइट, तो इसकी 2 कैटेगरी होती है, एक तो लेमन, एक होता है लाइम। लेमन तो सिंपल से क्या होता है, कागजी टाइप उसकी अपर लेयर होती है, मतलब आउटर जो स्किन है वो ज़्यादा मोटी नहीं होती, पतली सी होती है जो अपन नॉर्मली देखते हैं। ठीक है, और एक होता है लाइम। लाइम में क्या होता है, बाहर का जो कवर है वो थोड़ा मोटा भी होता है और उसका कलर क्या होता है, डार्क ग्रीन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो कागजी है वो तो देखो ज़्यादातर अपने ये जो मेन स्टेट बता दिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, इन स्टेट्स में। जबकि लाइम की हम बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा होता है, मेनली कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए होता है ये, ठीक है, बेचने के हिसाब से। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो इसकी जो ये लाइम की जो वैरायटी है, जो मोटा स्किन वाली जो और मोटा जो आता है साइज में और कलर जिसका ग्रीन होता है, उसको गोंदोराज भी बोला जाता है वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। ठीक है जी, इसके आगे इंडिया के प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे लगभग 37.17 लाख टन्स का प्रोडक्शन होता है लेमन का। ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है, डोमेस्टिकली कंज्यूम होता है, ना तो हम इंपोर्ट करते हैं ना हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर भी देखो यूक्रेन वॉर चाहे कहीं हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे, फिर भी कैसे महंगा हुआ। तो यहाँ पर यूक्रेन वॉर का कोई लेन देन नहीं है, मेन चीज़ है। देखो होता क्या है कि लेमन के लिए जो कंडीशन चाहिए होती है क्लाइमेटिक, वो चाहिए होती है वार्म, मॉडरेटली ड्राई और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होती है। इसका मतलब गर्मी तो मेंटेन रहे और सूखा भी इतना ज़्यादा ना हो कि एकदम ही सूखा पड़ गया हो, और नमी भी इतनी नहीं हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। तो प्रॉब्लम कहाँ है, बस यहीं पर है। बैक्टीरियल डिजीजेज हो जाती हैं अगर थोड़ा बहुत भी रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है तो, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो प्लांट है, प्लांट खुद ग्रो नहीं कर पाता, और ग्रो कर पाया तो फिर बाद में जो फ्लावर्स बनते हैं, फ्लावर के बाद में फ्रूट तैयार होता है, तो फ्लावर में इन्फेक्शन हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में नागपुर में ICAR, ठीक है, उसका सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट CCRI है लोकेटेड। उनका ये कहना है
कि अब की बार जो प्रॉब्लम आई है वो ज़्यादातर क्लाइमेट की वजह से आई है, जिसमें रेनफॉल ज़्यादा रिसीव हुआ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से प्रोडक्शन रिड्यूस रहा। इसके अलावा अगर देखें तो नींबू की जो प्लांटेशन की जाती है उसमें ग्राफ्टिंग का यूज़ किया जाता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक तरीके कलम बांधना कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ऑलरेडी एक टिश्यू लगा हुआ है, इसमें फिर क्या करते हैं, इधर से कट मार के, इस यूं कट मार के और इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है दूसरे टिश्यू को, ठीक है, दूसरी तरफ के दूसरा जो स्टेम का पार्ट है उसको, और फिर उसको बाइंड कर दिया जाता है। फिर इसकी ग्रोथ होती है। नींबू की प्लांटिंग इस तरीके से होती है, ग्राफ्टिंग बेस्ड, ठीक है। तो फार्मर नॉर्मली देखें तो एक लेमन ट्री से एक साल में लगभग 200, एक लेमन ट्री से लगभग आप देखो 210 से 250 लेमन तक प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो एक ट्री अपने पूरे लाइफ स्पैन में ओवरऑल कितने नींबू दे जाता है, 1000 से 1500। तो इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी है। और सवाल ये आ रहा है कि अब की बार जो प्रॉब्लम आई है वो आपको पता है ही, क्लाइमेटिक इशू। देखो, नींबू की 3 फसलें होती है या फिर 3 ऐसी सीजन होती है जब हार्वेस्टिंग की जाती है, उनको बोला जाता है बहार, ठीक है। और उस बहार से पहले इरिगेशन की फैसिलिटी, केमिकल स्प्रे करना, वो सारे काम फार्मर्स करते हैं जिससे कि वो नींबू की जो लाइफ पैटर्न है या फिर जो इन्फेक्शन होने का डर है उससे बचाया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 बहार होती है हमारे देश में नींबू की। वो बहार का नाम आप याद रखोगे, अम्बे, मृग, हस्ता, ये तीनों के तीनों नाम याद रखोगे। इसमें आप अम्बे की बात करो तो अम्बे बहार कब आती है, जब जनवरी फरवरी में नींबू की कटाई होती है, नींबू की हार्वेस्टिंग होती है। दूसरी होती है मृग, जिसमें आप देखते हो जून जुलाई के टाइम पे इकट्ठा किया जाता है। और फिर उसके बाद में हस्ता, इसमें सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे हार्वेस्टिंग होती है। तो ओवरऑल ये 3 टाइम पे ये काम हो रहा है, ठीक है, जनवरी फरवरी, फिर जून जुलाई और फिर सितंबर अक्टूबर। तो ये जो अम्बे बहार है ना, ये अभी करंटली अम्बे बहार जनवरी फरवरी गया ही है, ये थोड़ी वीक पड़ गई। और अभी जो कमिंग जो आ रही है मृग बहार, उसके पहले हस्ता बहार थी, वो भी वीक पड़ गई थी। तो हस्ता बहार तो 2021 में गई, और अभी जो करंट गई है वो कौन सी, अम्बे बहार। दोनों में ही प्रोडक्शन नींबू का कम पड़ गया और इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है अभी सप्लाई में, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो ज़्यादातर सप्लाई आती है ना नींबू की, वो अम्बे बहार से आती है। अम्बे बहार का मतलब जो अभी करंटली चल रहा है टाइम, ठीक है, जनवरी फरवरी का जो हार्वेस्टिंग है। फिर मृग बहार 30% तक सप्लाई देती है और हस्ता बहार थोड़ा कम देती है, लगभग 10%। तो ऐसे में अम्बे बहार और हस्ता बहार दोनों वीक पड़ गई। रिजल्ट क्या रहा, नींबू के भाव हो गए स्काई रॉकेटिंग, ठीक है। तो यही मेन कारण यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी भाव कितने हो चुके हैं, नॉर्मली आप देखो एक 10 किलो का बैग है नींबू का, वो लगभग 1750 रुपये का आ रहा है करंटली। और एक बैग में लगभग 350 से 380 लेमन आते हैं। भाव निकाल लो क्या आ रहा है। तो ऐसे में 10 से 15 रुपए के नॉर्मली बिक रहे हैं मार्केट में ये, ठीक है। तो यही चीज़ बताई जा रही है। और मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, यहाँ पर होलसेल रेट भी अगर देखें तो वो भी कम नहीं है। नॉर्मल टाइम्स में 100 रुपये किलो होता है, वो भी बढ़ कर के कितना हो गया मुंबई में, 120 रुपये। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि किस तरीके से क्लाइमेटिक सिचुएशन, मेन तो अच्छा मानसून रहना भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देता है। क्योंकि पिछले साल के मानसून की बात करें तो अच्छा रहा, और उसी की वजह से क्या हो गया, हैवी रेनफॉल रिसीव हुई, मॉइस्चर एक्सेस में हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और वो जो बाहर में जो ट्रीटमेंट किसान दे सकते थे वो प्रॉपर नहीं लगा, और वो नींबुओं की जो हार्वेस्टिंग जितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। रिजल्ट महंगाई, ठीक है। तो ऐसे में नींबू के लिए एक मॉडरेट कंडीशन चाहिए होती है। अब समर्स हैं, बिल्कुल ड्राई समर भी निकल जाए तो भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो बाद में जो प्लांट का जो फ्रूट है वो राइप नहीं हो पाएगा, पक नहीं पाता है, या फिर जल्दी से गिर जाता है अच्छे से, मतलब अच्छे से पकने से पहले ही गिर जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर शो कर रही है कि दोनों तरफ से हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नींबू के लिए एकदम रेगुलेटेड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब बात ऐसे आती है कि भाई मार्केट में कब कंडीशन ठीक होगी, तो बात ऐसी, अब जैसे जैसे अभी अराइवल होगा नया हार्वेस्टिंग का, उसके हिसाब से देखो अम्बे बहार में तो प्रॉब्लम हो ही गई। अब देखने वाली है मृग और हस्ता में क्या सप्लाई रहती है, और चांसेस ये हैं कि जो मृग बहार जो जून जुलाई के लगभग आएगी उस टाइम पर सप्लाई थोड़ी ठीक हो जाएगी। एक तो क्या है, अभी गर्मियाँ जिस तरीके से अचानक से आई हैं, ठीक है ना, तो उस केस में हमारे यहाँ पर आप जानते हो नींबू पानी पीने का ट्रेंड रहता है। तो नींबू पानी पीने के चक्कर में एक ये डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई तो रुकी गई, डिमांड भी बढ़ गई, महंगाई बढ़ेगी कि नहीं,
बस यही सिनेरियो है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि आर्मी ने देखो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन डाली है, जिसमें ये कहा है कि हमें काम सिस्टम की ज़रूरत है, काम सिस्टम अवेल कराओ। तो सवाल ये है काम सिस्टम क्या है। तो पहली तो फुल फॉर्म, काम सिस्टम का फुल फॉर्म होता है कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटर म्यूनिशन। ठीक है। दूसरी चीज़, कैनिस्टर क्या होता है, ये जो आप जानते हो कंधे पर लेकर के चलते हैं, बड़ी सी एक बंदूक, जिससे वो क्या मतलब कुछ भी बड़ा सा कोई छोटी मिसाइल अगर लॉन्च करनी हो तो वो लॉन्च करने के लिए, तो ये सेटअप होता है, दिस इज़ कैनिस्टर, जो कि एक सोल्जर अपने साथ में कैरी कर सकता है। इससे इस तरीके से आप देखो ये ड्रोन टाइप सिस्टम है वो लॉन्च किया जाएगा। इससे ये लॉन्च हुआ, ये ब्लेड्स हैं, पहले तो एकदम स्ट्रेट होती है, फिर उसके बाद में ये एकदम प्रॉपर खुल जाती हैं, फिर ये डायरेक्शन लेकर के सीधा जाएगा और जिस टारगेट को हिट करना है उस टारगेट को हिट करने के लिए इस सोल्जर के हाथ में आप ये देख सकते हो एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट में ये नज़र लगा करके देख रहा है कि कहाँ पर मुझे हिट करना है। तो होता क्या है, ये जो यहाँ पर ड्रोन जो लॉन्च किया गया है, ये वाला ड्रोन टाइप जो एंटी आर्मर लॉइटर म्यूनिशन लॉन्च किया गया है, इसके नोज़ पे कैमरा लगा रहता है। ये कैमरा क्या करता है, वहाँ पर ऑब्जर्व करता है कि हाँ जी टारगेट दिख रहा है, अगर टारगेट दिख गया तो यहाँ से फिर बाद में बटन दबा दिया जाएगा और ये फिर बाद में ये जो ड्रोन है इसकी ब्लेड्स फिर से इकट्ठा हो जाएंगी और जाकर के सीधा हिट कर देगा उस टारगेट को। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ही स्मार्टली इंटेलिजेंटली टारगेट को हिट करने का एक तरीका है, और आर्मी ने इसी चीज़ की अभी डिमांड की है, जिसको हम बोल रहे हैं काम सिस्टम। ठीक है। अब देख लो, इसमें बेसिकली आपको पता है एक तो वेस्टर्न बॉर्डर और एक नॉर्दर्न बॉर्डर जिसमें पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम है। तो चाहे डेजर्ट हो, चाहे फिर लद्दाख जैसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वाली जो हाई एल्टीट्यूडनल प्लेसेस है, हाई एल्टीट्यूड वाली प्लेसेस है, वहाँ पर ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, इसलिए आर्मी के द्वारा ये डिमांड की जा रही है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एक सिंगल सोल्जर भी इस सिस्टम को आराम से कैरी कर सकता है और यूज़ कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, और टारगेट को आराम से, मतलब जो लाइन ऑफ साइट है, एक तो यहाँ से सीधा टारगेट दिख जाए। अब एक टारगेट यहाँ पर है, आप यहाँ पर खड़े हो तो दिखने का कोई स्कोप नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये जो काम सिस्टम से जो एंटी आर्मर लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम आप लॉन्च कर रहे हो, जिसको हम यहाँ पर ड्रोन का नाम मैंने दिया अभी, वो क्या करेगा, वहाँ पर लॉन्च हो जाएगा और एकदम एलिवेटेड रहेगा। ठीक है। कब तक, जब तक कि इधर से कोई कमांड ना मिल जाए कि हाँ जी टारगेट को हिट कर दो। और वो टारगेट को हिट करने की कमांड भी कब मिलेगी, जब यहाँ से इस कैमरा में टारगेट कैप्चर हो जाएगा कि हाँ भाई वहाँ पर टारगेट है, अब वहाँ पर हिट करवा दो। ठीक है। तो बड़ा कैलकुलेटेड है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो आर्मी ने 8 अप्रैल को ये डिमांड रखी है अपनी कि भाई कम से कम 150 ऐसे सिस्टम, काम सिस्टम हमें मिलने चाहिए जो कि हमारी जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है उसके पास अवेलेबल हो, और इजीली अगर कोई हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसमें जो टैंक्स होते हैं उनको हिट कर सके, एनिमी के जो टैंक्स हैं उनको हिट कर सके। ठीक है। तो नीड आपको पता ही है कि आप एक तरफ तो लद्दाख वाला एरिया है, एक वेस्टर्न राजस्थान में डेजर्ट एरिया है, या वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पर डेजर्ट एरिया जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। इसका मतलब 0 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज में टेम्परेचर में ऑपरेट होने वाला सिस्टम चाहिए, और साथ में -15 to -40 डिग्री लद्दाख वाले एरिया में जहाँ पे बर्फ़बारी होती है ज़बरदस्त, उस रेंज में भी ऑपरेट होने वाला सिस्टम चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बिल्कुल ठंड में अगर ऑपरेट हो रहा है, गर्मी में नहीं होगा, तो फिर वेस्टर्न राजस्थान में काम नहीं आएगा। तो बोले ये चीज़ हमें इसकी ज़रूरत है। इसमें यूज़ जो है वो देखा गया अभी रिसेंटली अर्मेनिया और अजरबैजान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पिछले साल, उसमें अजरबैजान की फोर्सेस ने बहुत ही शानदार तरीके से यूज़ किया था इस पर्टिकुलर काम सिस्टम का, जिससे कि टारगेट करके एकदम एक्यूरेट जो अर्मेनिया के जो टैंक्स थे ना, बैटल टैंक्स, उनको सीधा टारगेट करके हिट किया था। सेम चीज़ अभी रशियन आर्मी पे भी, रशियन मिलिट्री पे भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि ये जो काम सिस्टम है, रशिया का काम सिस्टम का नाम है ज़ाला KYB लॉइटर म्यूनिशन। ठीक है। बोले यूक्रेन में यूज़ किया, और रशिया USA पे इस चीज़ को मतलब एक तरीके से ब्लेम कर रहा है कि USA ने अपना स्विच ब्लेड लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम है वो यूक्रेनियन आर्मी को प्रोवाइड किया है, जो कि 10 किलोमीटर दूर तक भी जाकर के हिट कर सकता है। ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है काम सिस्टम, याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू कलर ब्लाइंडनेस। तो ये कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, और दूसरी चीज़ कि कलर ब्लाइंडनेस क्या एक इंडिविजुअल को जन्मजात होती है, जन्म से ही होती है, या बीच में भी हो सकती है, या लंबे समय तक पूरी ज़िंदगी भर चलती है।
तो ऐसे में देखो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बेसिकली ये मुद्दा क्यों हाईलाइट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट्स को ये कहा कि भाई आप अपने यहाँ पर जिन भी इंडिविजुअल्स को इंडक्ट करते हो जॉब देने के नाम पे, तो वहाँ पर आप फिल्म मेकिंग के टाइम पे, एडिटिंग के टाइम पे जो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित लोग हैं ना, जिनको कलर से इशू है, कलर समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए उनके हिसाब से भी आप अपनी जो कैरिकुला है उसको चेंज करो, जिससे कि कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविज़न इंडस्ट्री में, तो उनको भी वहाँ पे जॉब मिल सके। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट हुई। अब सवाल ये है कि कंडीशन क्या होती है कलर ब्लाइंडनेस में। देखो 3 बेसिक कलर होते हैं जब भी हम कलर कॉम्बिनेशंस की बात करें, RGB। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इन तीनों कलर्स को ही डिटेक्ट करना हमारी आंखों का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, तब जा कर के हमें कलर का आइडिया लगता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक इंडिविजुअल है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि कौन सा कलर कौन सा है। जैसे ग्रीन और रेड कलर उसके आमने सामने है, तो वो आइडिया नहीं लगा पाएगा कि कौन सा कलर अभी चल रहा है, वो कंफ्यूज हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, जैसे ट्रैफिक लाइट पे चल रहे हैं, अचानक से रेड सिग्नल हो गया, वो सोचेगा ग्रीन ही है, तो एकदम से ले जाएगा, तो इस तरीके के इश्यूज आते हैं। तो देखो बेसिकली हमारी आंखों में जो रेटिना होता है ना, वो 2 तरीके की सेल्स कैरी करता है, जिससे कि जो भी लाइट आती है हमारी आंखों में, उस लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। एक तो होती है रोड्स और एक होते हैं कोन्स। रोड्स का काम तो क्या है, अंधेरा है या उजाला है, लाइट या डार्क में डिस्क्रिमिनेशन करना। ठीक है, जबकि कोन का काम क्या होता है, कलर डिटेक्शन, और उनमें भी मेन तो 3 कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ऐसे में हमारी रेटिना में जो एक कोन सेल्स है ना, इनमें अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, कुछ डैमेज हो गया किसी बीमारी की वजह से, या कोई टेंशन की वजह से, या मान लो कोई आंखों में कोई टॉक्सिक गिर गया, ठीक है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में कलर परसीव करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आंखों में जो लाइट आके गिर रही है उससे ये कौन सेल्स डिटेक्ट प्रॉपर नहीं कर पाएंगी, तो ब्रेन को सिग्नल प्रॉपर नहीं जाएगा, तो हमें आइडिया ही नहीं लगेगा कि वाकई में कलर कौन सा है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोगों में माइल्ड होती है, कुछ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। माइल्ड का मतलब कि उनको अगर ढंग की लाइट में अगर कलर दिखाया जाए तो उनको आइडिया लग जाता है कि हाँ क्या कलर है, और लाइट की अगर थोड़ा सा डार्क एरिया है तो वहाँ पर कलर उनके समझ में नहीं आता है। जबकि जिनके अच्छे से ब्लाइंडनेस हो रखी है ना, उनके चाहे लाइट कितनी ही बढ़ा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कलर डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आती ही है। तो यूजुअली लाइफ लॉन्ग होता है, एक बार हो जाता है तो करेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। पर फिर भी हाँ, कुछ स्पेशल काइंड के कॉन्टैक्ट लेंसेज है, अगर किसी को माइल्ड ब्लाइंडनेस है ना, कलर ब्लाइंडनेस है, तब तो देखो थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं ये। बट बिल्कुल ही हो जाता है ना कि जैसे जन्मजात ही प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो फिर उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस आने के कारण जन्मजात भी हो सकता है, या कोई बीमारी या कोई टेंशन या कोई ऐसा टॉक्सिक गिर गया हो, कोई मतलब जहरीली चीज़ गिर गई हो आंखों में, उसकी वजह से भी कौन सेल्स है वो डैमेज हो सकती है। अब बात आती है इंडिया में। तो इंडिया में देख लो 10% मेल पॉपुलेशन में कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, और फीमेल्स में 1% से भी कम। ठीक है, तो मोटा मोटा ये बताया जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, कोविड-19 का जो वैक्सीन हमें दिया गया है वो क्यों हमारी अपर आर्म में ही दिया गया है। ठीक है, तो ये कारण जानने से पहले हम वैक्सीन देने के तरीकों के बारे में समझते हैं, वो जानते हैं। किसी भी इंडिविजुअल को वैक्सीन देने के जो तरीके होते हैं वो हो सकते हैं, एक तो इंट्राडर्मल रूट, एक होता है सबक्यूटेनियस रूट, एक होता है इंट्रामस्कुलर रूट, एक होता है ओरल रूट, और एक होता है नेसल रूट। ओरल रूट मुंह से जो जैसे पोलियो की ड्रॉप दी जाती है, नेसल रूट नाक के थ्रू दी जाती है। रही बात इन तीनों की, इन तीनों को हम एक इमेज से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर तीनों को। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि इंट्रामस्कुलर सीधा मसल में जाकर के वैक्सीन दिया जाता है, एकदम लंबी निडल होगी और एकदम अंदर तक ले जा कर के। फिर होता है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है मसल और डर्मिस को दोनों के बीच में जॉइंट करने वाला, वहाँ पर जो वैक्सीन लगता है उसको सबक्यूटेनियस वैक्सीनेशन बोला जाएगा। और इसमें जो दिया जा रहा, अब इंट्राडर्मल का मतलब सुपरफिशियल, जो स्किन में ऊपर ऊपर दिया जाता है, ये स्किन है ऊपर ही ऊपर। ठीक है, एपिडर्मिस दैट मीन्स आउटर स्किन, डर्मिस का मतलब इनर स्किन। ठीक है, और बाकी आप देखते हो सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल। तो मसल में दिया जाता है, जो हमारे कोविड वैक्सीन लग रहा है ना वो इंट्रामस्कुलर है।
बिल्कुल सीधा अंदर तक ले जा करके और फिर बाद में यहाँ पर वैक्सीन रिलीज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है वो हम जानेंगे। और एक तरीका सबक्यूटेनियस का ये होता है और एक यह इंट्रावेनस ये हो गया। ठीक है, इंट्रावेनस का मतलब क्या हो गया, जो वीन्स होती हैं उनमें वैक्सीन लगाना, जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें। इंट्राडर्मल आपको पता पड़ी गया। तो इस तरीके से ये वैक्सीन के अलग अलग मेथड्स होते हैं। अब चलते हैं फिर से आर्टिकल पे। तो बात ऐसी है कि लगभग सब लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन मिल चुका है। 16 महीनों का ये प्रोग्राम चल चुका है और अभी आपको पता ही है कि बूस्टर डोज भी अब ले सकते हो। जो आपने ऑलरेडी वैक्सीन लिया हुआ है उसी की बूस्टर डोज आपके लगेगी। तो सवाल ये उठता है कि भाई अब हमें वैक्सीन जो मिला वो हमारी अपर आर्म मसल में ही दिया गया। तो सवाल ये है कि जनरली जो वैक्सीन्स है वो मसल में ही क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, हमारी जो मसल्स होती है उन्हीं में क्यों दिया जाता है। तो इसके पीछे कई कारण है। इसमें सबसे कम बड़ा कारण तो क्या है कि मसल्स जो होती हैं ना उनमें ब्लड सप्लाई नेटवर्क बहुत ही बढ़िया डेवलप होता है। तो वहाँ पर अगर वैक्सीन इंसर्ट कर दिया ना तो वो जल्दी से खून में मिल करके पूरी बॉडी तक सर्कुलेट हो जाएगा। इसका मतलब वैक्सीन जो हम अभी कोरोना की बात करें, कोविड की, तो ये क्या है, एक तरीके की बीमारी फैलाने वाला वैक्सीन है जिसमें वायरस को थोड़ा सा वीक करके और फिर बाद में डाला जाता है, या बिल्कुल डेड वायरस। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये एंटीजन है। अब ये हमारी बॉडी में जैसे ही मसल के थ्रू रिलीज़ कर दिया जाएगा ये एंटीजन, तो फिर क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा पूरी बॉडी में। किसके थ्रू, जो मसल्स में जितने भी वेस्कुलर्स हैं, दैट मीन्स जो भी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके थ्रू पूरी बॉडी में हमारे में सर्कुलेट हो जाएगा। अब आपको पता है एंटीजन है, इसको पिक कौन करता है, हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल होती है जिनको बोलते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। ठीक है, तो मसल में इंजेक्शन लगाया और उस इंजेक्शन को मतलब वैक्सीन लगाया, और वैक्सीन का आपको पता है कितना है, 0.5 ml, छोटा सा बिल्कुल माइन्यूट सा जाता है। ठीक है, तो उस केस में उसको फिर बाद में पिक किया जाता है डेंड्रिटिक सेल्स के द्वारा। अब डेंड्रिटिक सेल का क्या काम है, उन एंटीजन को पूरी बॉडी में फैला देना और हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करना। इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने का तरीका क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फ नोड में दो तरीके की सेल्स होती है, एक तो टी सेल, एक बी सेल, जो कि हमारी बॉडी में प्राइमरी प्रोटेक्टर सेल्स के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे डेंड्रिटिक सेल उसको कैरी करेगी एंटीजन को, वो ला करके इन सेल्स तक पहुंचा देगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो रिएक्ट करेगा, रेस्पॉन्स करेगा और हमारी बॉडी में डेवलप होने लग जाएगी इम्यूनिटी। इस तरीके से काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इंट्रामस्क्यूलर वैक्सीनेशन पर ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। कारण है कि वहाँ पर ब्लड वेसल्स अच्छी खासी अवेलेबल है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया, ब्लड सप्लाई अच्छी खासी है। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे कि आप देखो कि जो वैक्सीन लगाया जाता है ना उसमें एल्यूमिनियम सॉल्ट कंटेंट भी होता है। वो जितना डेप्थ में जा कर के लगाया जाए उतना ही कम चांस होता है कि वो रिएक्शन करे। ठीक है, तो रिएक्शन से भी तो बचना है। ठीक है, तो उस केस में जितना गहरा मसल तक ले जा करके वैक्सीन लगाया जाए उतना ही फिर बाद में उसके रिएक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा कारण क्या होता है कि मसल्स में आप अगर अंदर तक इंट्रामस्कुलर वैक्सीनेशन आप लगाते हो तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पर पेन को परसीव करने वाले जो भी आप कह सकते हो जो नेटवर्क है, दर्द को महसूस करने वाला, वो कम होता है। तो ऐसे में दर्द भी कम महसूस होता है। ठीक है, जबकि आप देख सकते हो सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू में, सबक्यूटेनियस का मतलब आपको मैंने बताया था कि सबक्यूटेनियस टिश्यू जो कि मसल के जस्ट ऊपर है, वहाँ पर भी अगर हम वैक्सीन लगा दें तो वहाँ पर क्या है, ब्लड सप्लाई की कमी रहती है। और ब्लड सप्लाई कम होगा तो वही बात है कि वैक्सीन में जो भी हम कुछ सप्लाई दे रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, फिर कैसे हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा टारगेट है कि कम से कम क्वांटिटी 0.5 mm का जो साइज़ लिया हमने वैक्सीन का, उसके बेसिस पर हम हमारी बॉडी में रिएक्शन, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप करना चाह रहे हैं। तो सीधा फिर जहाँ पर हमें काम करवाना है और क्विकली कराना है और बहुत जल्दी सप्लाई करवानी है सारा काम, तो इसलिए इंट्रामस्कुलर मेथड को ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी वैक्सीनेशन के बारे में बताया हुआ है कि अलग अलग वैक्सीनेशन के अलग अलग मेथड होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी इमेज में बता दिया, वही चीज़ें यहाँ बताई हुई है। ठीक है, पोलियो का आपको पता ही है, पोलियो का दिया जाता है, ऑरल दिया जाता है। इसके अलावा सबक्यूटेनियस मैनर में भी अलग अलग वैक्सीन्स दिए जाते हैं। जैसे अगर हम टू द पॉइंट बात करें तो यहाँ पर देखो कि वैक्सीन इंट्रावेनसली या फिर इंट्रामस्कुलरली भी दिया जा सकता है। वेनसली देखो, आर्टरीज एंड वीन्स होती हैं। वीन्स क्या होती हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट वाला जो ब्लड है उसको ले जाती है फिर बाद में लंग्स तक। ठीक है, तो वो वेन्स हो जाती हैं। तो ओवरऑल पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पर कि वैक्सीन देने के तरीके बड़े अलग अलग हैं,
पर देखने वाली बात यह है कि हम चाह क्या रहे हैं। अब कईयों को तो आपको पता है थाई के पास में वैक्सीन दिया जाता है, पर डिपेंड ये करता है कि वैक्सीन का इफेक्टिवनेस आपको कितनी जल्दी और कितनी कम क्वांटिटी में चाहिए। अब थाई पे अगर छोटा सा माइन्यूट क्वांटिटी का वैक्सीन आप लगा दोगे तो उसका असर जल्दी से पूरी बॉडी पे नहीं दिखेगा। इवन हो सकता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको डिटेक्ट करना ही इग्नोर कर दे। तो उस केस में हमें क्या चाहिए, एक्टिव रिस्पॉन्स। या फिर आप कह सकते हो कि थाई के आसपास में फैट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब फैट वाले एरिया में अगर आप वैक्सीन लगाओ तो फिर निडल भी आपको लंबी चाहिए होगी, तो वो भी आपको देखना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल भी देखनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा डिपो इफेक्ट भी आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि सीधी सी बात है वैक्सीन अगर सही तरीके से वीन्स में अगर लगाया जाए, जैसे वेंस, आर्टरीज, वेंस, ब्लड वेसल, अब सीधा ब्लड वेसल में भी लगाया जा सकता है वैक्सीन। पर आपको पता है ब्लड वेसल में लगाने के लिए बहुत धीरे धीरे इंजेक्शन को रिलीज़ करना पड़ेगा। जैसे ड्रिप लगती है ना, कभी भी जैसे आप हॉस्पिटल गए हो या फिर हो सकता है आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया हो, ड्रिप लगती है तो एकदम एक ड्रॉप लगती है, कितना टाइम लग जाता है उसमें। तो इतने में कितने लोगों को वैक्सीनेशन देना है, कितना टाइम लग जाएगा। जबकि मसल में क्या करना है, सीधा लगाया वैक्सीन को और पुश किया और निकाल ली इंजेक्शन, हो गया काम। अब वो अपने आप जो ब्लड नेटवर्क है वो अपने आप उस पूरी वैक्सीन को पूरी बॉडी में अपने आप ही फैला देगा और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इंट्रामस्कुलर मेथड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बार बार बताई जा रही है। इसके आगे अगर देखें तो इंट्राडर्मल रूट, ठीक है, उसके लिए अगर देखें तो इंट्राडर्मल का मतलब कौन सा हो गया, जो स्किन सुपरफिशियल जो इंजेक्शन लगते हैं ऊपर ऊपर की तरफ, जहाँ पे मोटा सा फूल जाता है स्किन में, कभी वैक्सीन आपने देखा हो तो लगाने के बाद में, तो वो BCG और TB के लिए अभी भी ऐसा ही कुछ सिस्टम चल रहा है, ठीक है। इंट्राडर्मल रूट ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। BCG के जो ट्यूबरकुलोसिस के वैक्सीन लगते हैं उनमें। तो बात ऐसी है भाई, मोटी मोटी जो चीज़ें थी वो हमने देख ली है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर पेज नंबर 7 पे एक न्यूज़ है जिसमें कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है लगभग 5,911 करोड़ रुपए का, जिसके तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है उसको अब कंटिन्यू किया जाएगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक। इससे क्या होगा, एक तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो गवर्नेंस कैपेबिलिटी है उसको बूस्ट मिलेगा, और साथ में गाँव में ही जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट आए उसके लिए काम किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए देखो अप्रूवल दिया है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये रुपए एलोकेट हो जाएंगे। तो अब पॉइंट क्या आ रहा है हमारे लिए, समझ गए होंगे आप कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो बाकी और जो न्यूज़ है वो इतनी एक भी इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको हमें डिटेल में देखना हो, ठीक है। बस एक बार नज़र डालते हैं। फ्रंट पेज पे तो सिर्फ एक ही न्यूज़ थी, वो ये कि श्रीलंका ये बोल रहा है कि भाई अब आप हमें और सहायता दो, लगभग $2 बिलियन तक की सपोर्ट की डिमांड की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर क्राइसिस अभी कंट्रोल में आ नहीं रहे। इधर आप देख ही सकते हो वॉर के बारे में चल रही है, इधर श्रीलंका में इश्यूज चल ही रहे हैं कि भाई सरकार है वो रिज़ाइन करे, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं पाकिस्तान के, नए कैबिनेट को अपॉइंट करने में टाइम लग रहा है। और इस तरीके से ब्रुकलिन सबवे, दैट मीन्स USA में जो अभी शूटिंग हुई है जिसमें 10 जनों को इंजरी हुई है ज़बरदस्त तरीके से, तो ऐसे में एक इंडिविजुअल को तो अरेस्ट किया गया है, फ्रैंक जेम्स को, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बता दी गई है। इकोनॉमी पेज पे जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कल परसों बात कही थी कि जी अगर आप वाकई में 5G टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा और क्विक चाहते हो तो उस केस में आप 30 से 40% जो स्पेक्ट्रम चार्जेस हैं उनको रिड्यूस करो, ठीक है। स्पेक्ट्रम चार्जेस को 30 से 40% तक रिड्यूस करो। तो ऐसे में क्वेश्चन उठाए गए भी ट्राई क्यों ऐसा सजेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ट्राई ने ये कहा है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर का ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, उनका ये कहना है कि 90% तक रिड्यूस होना चाहिए। तो बोला फिर लोग अट्रैक्ट ही नहीं होंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट होगा, इस तरीके से आवाज़ें उठाई जा रही है। फिर आप देख सकते हो चाइना इंडिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो राइज़ हुआ है, ठीक है। अभी जो इस साल का फर्स्ट क्वार्टर गया है ना, कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च, इस फर्स्ट क्वार्टर में लगभग $31 बिलियन का ट्रेड हो चुका है चाइना इंडिया के बीच में, ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की GDP के लिए ये कहा है कि इंडिया की GDP 8.7% की बजाय 8% की दर से राइज होगी, और साउथ एशियन कंट्रीज़ में अफ़गानिस्तान को छोड़ करके 6.6% की ग्रोथ रेट देखी जाएगी, ठीक है। बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी आपको पता है राइज हो रहा है,
सरकार अगर पैसा उठाना चाहती है मार्केट से तो महंगा पड़ रहा है सरकार को। ठीक है, तो देखो इस डिस्कशन में जो भी था वो हमने देख लिया, कुछ बच रहा हो तो आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच।